पेपर नंबर 2 डन एंड डस्टेड। आईसीएआई ने सीए इंटर में जो लॉ का पेपर दिया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इजी था या हार्ड था, क्योंकि पेपर तो हमेशा एवरेज होता है। इजी सिर्फ उनके लिए होता है जिन्होंने या तो कुछ भी नहीं पढ़ा होता है तो बहुत इजी होता है पेपर, या जिनसे आधी रात को भी उठा के पूछ लो तो उनके लिए बहुत इजी होता है पेपर। बाकी द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए पेपर हमेशा एवरेज होता है। तो रिव्यू करते हैं इस पेपर को, अनबॉक्सिंग करते हैं इस पेपर की और देखते हैं कि कैसा रहा इस बार का लॉ का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंपलसरी होता है। 2, 3, 4, 5 में से ऑप्शन देता है आईसीएआई हम पे एहसान करते हुए कि इनमें से कोई से भी 3 कर लो। तो अब करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ पता करेंगे कि ये किस प्रोविज़न से या फिर किस कॉन्सेप्ट से आईसीएआई ने अपन से पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए फर्स्ट पार्ट जो है 1% कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इस सिर्फ ये पूछा गया है कि कैसे, क्या वो एक्ट कर सकता है 1% के जैसे, या 1 दिसंबर को अगर वो कन्वर्ट कर लेता अदर काइंड ऑफ कंपनी में तो क्या कैसे कर सकता था। बस ये इसके प्रोविजंस पूछे थे। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन था। कह सकते हैं अगर आपने 1% कंपनी पढ़ा है तो ईजी। और इसी का ही जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए का सेकंड पार्ट, एक पूरी अच्छी सी बैलेंस शीट दे रखी है और पूछा क्या है, इसमें प्रोविज़न पूछे हैं बोनस के 1 फॉर एवरी 4 शेयर। तो इसमें 90,000 का 1/4 जो हो जाता है 22,500। कैलकुलेट द अमाउंट 22,500 इंटू 10, तो ये बोनस शेयर का अमाउंट आ जाएगा। क्या क्या सोर्स वो यूज़ कर सकता है इन रिजर्व्स में से, तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या क्या यूज़ कर सकता है इन 4 में से, और अगर कोई नहीं कर सकता तो वो वाला रिजर्व क्यों नहीं यूज़ कर सकता। क्वेश्चन नंबर 1 के बी का फर्स्ट पार्ट जो है और सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट जो हैं वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और उससे रिलेटेड हैं। तो जो ऑडिट चैप्टर है कंपनीज एक्ट के अंदर, उससे ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल से थे। फिर ये एक डिलेड पेमेंट का क्वेश्चन सा आ गया था। कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताना है कि जब 45 दिन का डिले कर दिया डिविडेंड का पेमेंट करने में, और डिविडेंड किस पे दिया था इन्होंने, एजीएम में दिया था, इक्विटी शेयर कैपिटल पे दिया था। बिल्कुल डिलेड पेमेंट का ये क्वेश्चन है। 45 डेज डिले कर दिया था डिक्लेरेशन के बाद। ये जो क्वेश्चन है वो डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इसके अंदर अंडर गारंटी। गारंटी कैसे है, पवन अप्रोच करता है रमन को, पैसे मांगता है 3 लाख रुपए, रमन पैसे दे देता है सूरज, तरुण और उषा की गारंटी पर। हाउएवर देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सूरज, तरुण एंड उषा। इन तीनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पवन जो है डिफ़ॉल्ट कर देता है पेमेंट में, एज़ यूजुअल आईसीआई का क्वेश्चन है, पेमेंट तो होना ही नहीं है। तो पेमेंट में जो डिफ़ॉल्ट कर दिया तो फुल अमाउंट सूरज ने पे किया। सूरज ने पे किया तो सूरज ने उसके बाद क्लेम किया तरुण और उषा से। अब फिर वही इनकी कहानी शुरू हो जाएगी कि तरुण ने पैसे देने से मना कर दिया। अब आप बताओ कि सूरज क्या इनसे पैसे ले सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, 1872 ईयर है। इसी का डी पार्ट जो है वो एंडोर्समेंट से रिलेटेड है। एम ने बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब सिंपल सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑप्शन में भी आ जाता है। इसके अंदर प्रोविज़न है ई वोटिंग के एजीएम के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ए और बी जो हैं वो जॉइंट डीमेट के होल्डर हैं, उनमें से किसका वोट लगेगा या नहीं लगेगा, या वोटिंग कौन कर सकता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो कहता है एजीएम इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, इस तारीख को एजीएम होने वाली है। ई वोटिंग पीरियड कितने दिन पहले बंद हो जाता है और टाइम ऑफ क्लोजिंग किस तारीख को बंद हो जाएगा, और कितने टाइम के लिए ई वोटिंग रहती है। सेकंड का बी पार्ट क्या है, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। पहली चीज़, कन्वीन द ईजीएम। ईजीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। वैलिड अनवैलिड, वैलिड अनवैलिड ही बताना है। उसके साथ में
आपको लिखना है कि वैलिड है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है इसी का, सी पार्ट जो है। गोविंद ने श्याम को रिक्वेस्ट करी तो श्याम बन गया एजेंट। गुड सेल करने के लिए जो गोविंद का जिस पे राइट ही नहीं था, श्याम ने बेचारे ने सेल कर दिए। जो भी प्रोसीड्स आई, सेल प्रोसीड्स आई, वो जाके गोविंद को दे दी। बाद में पता चला कि मनोहर का सामान है। फिर मनोहर ने क्या क्या उन पे प्रोसीजर किया है वो 2 पार्ट में पूछा है। और ये वाला बहुत अच्छा पार्ट है, प्रोहिबिटेड ड्रग्स, अगर वो ड्रग हैं तो क्या होगा, ये ज़रूर बताएं। डी पार्ट क्या है, ए इज़ अ पेई, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आ गए, 6 नंबर का क्वेश्चन तो आ चुका है अब तक। 3 नंबर ये वाला, 3 नंबर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका ए पार्ट प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, सॉरी कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोस्पेक्टस का पार्ट है। बताना है कि प्रोस्पेक्टस में पढ़ ही लेते हैं इसको। प्रोस्पेक्टस में उसने डिस्क्लोज नहीं किया है कि डिविडेंड जो है वो पे किससे किए हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट से किए हैं, नहीं किए हैं कैपिटल प्रॉफिट से किए हैं। तो इस वजह से एक अलॉटी ने अवॉइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जाने से मना कर दिया, बोला कि फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर्स हैं। तो आपको बताना है कि क्या ये फॉल्स है या सही है। फिर इसी के सेकंड पार्ट में स्मॉल कंपनी को डिफाइन करने को बोला है। बिल्कुल सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखनी थी, 2 नंबर मिल जाते। रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, बिल्कुल ऑडिटर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का यहाँ पे आया है ऑडिटर। और ऑडिटर से ही रिलेटेड एक फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट था 2, 2, 4, 9 नंबर का ऑडिटर से भी रिलेटेड आ चुका है। बी पार्ट हो गया ऑडिटर से रिलेटेड। चलते हैं सी पार्ट पे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक और क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का। ए प्रोमिसरी नोट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चेक वाला भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें श्रेया को गिफ्ट के तौर पर दिया उसने। क्या श्रेया उसकी होल्डर है, अगर है तो हाँ, नहीं तो ना। इसका डी पार्ट 3 नंबर के लिए, एक्सप्लेन द मिसचीफ रूल, द रूल इन हेडन्स केस फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, ऑल्सो गिव 4 मैटर्स इट कंसिडर्स इन कंस्ट्रक्टिंग एन एक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। 4th का फर्स्ट मिसचीफ रूल के ऊपर क्वेश्चन है। 4th का फर्स्ट जो है 2 कंपनी सब्सिडरी का क्वेश्चन है। सब्सिडरी कंपनी जब बनती है तो कैसे अकाउंट्स बनाने होते हैं होल्डिंग कंपनी में और सब्सिडरी कंपनी में, बिल्कुल यही क्वेश्चन है दोनों में। और फिर दूसरा क्वेश्चन है DRS का। अगर ढंग से आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा हो तो बिल्कुल DRS का जो भी 3 मैटर्स बताने होते हैं, जो भी फर्निश करने होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एक डिवेंचर ट्रस्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये पढ़ने के लिए। तो डिवेंचर ट्रस्टी कौन हो सकता है इस कंपनी का, 1, 2, 3 तीनों के बेसिस पे बताना था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। कौन कौन थे, एक शेयर होल्डर था कंपनी का हु हैज शेयर ऑफ 10,000, क्या ये हो सकता है। ए क्रेडिटर हुम द कंपनी ओज ओनली 1,000 रुपीज़ -1, 999 ओनली, तो क्या इतना छोटा सा क्रेडिटर भी हो सकता है कंपनी का डिवेंचर ट्रस्टी। गारंटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड बाय द कंपनी। इंस्टीट्यूट बहुत फंसाता है भाई साहब छोटे बड़े अमाउंट लिख के, तो देखें ज़रूर क्या क्या हो सकते थे उसका पार्ट। इसका सी पार्ट क्या है, एक कन्फ्यूजन आ गई थी फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग, किसमें, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव और अकाउंटेंट ऑफ कंपनी में। इतने बड़े लोगों में इतनी छोटी सी कन्फ्यूजन आ गई तो यार हम कैसे बता पाएंगे। चलो हम बताते हैं, हम बताएंगे क्योंकि हमको इतना बड़ा बनना है। बोथ वर हैविंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन है 4 नंबर का, बिल्कुल सिंपल से 4 नंबर पकड़ने वाला क्वेश्चन था। इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका कॉस्टिंग का पेपर और लॉ का पेपर फर्स्ट ग्रुप में बच रहा है। फिर एक हिस्टोरिकल सेटिंग और फॉरेन डिसीजन के बारे में बताना था, टर्म कंसिडरिंग एक्सटर्नल एड के बारे में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में।
क्वेश्चन नंबर 5, जो एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, अगर आपने आगे की 4 कर लिए हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपने इसको देखा होगा, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन मिलेगा।